हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। फोर्टिस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा और मे भी काफी सारे दोस्त वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गए भी होंगे। तो जिनकी तो क्लियर होगी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनकी नहीं हुई है, जो जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए आज की ये स्पेशल वीडियो है, क्योंकि फोर्टिस के कुछ दो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, उसके साथ साथ उसकी चार चार ऑप्शन, तो मतलब टोटल 40 क्वेश्चन का निचोड़ आज हम निकालेंगे। तो फोर्टिस जा रहे हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, जरूर देखो। मे बी आपकी इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल हो। ऐसे ही इंटरव्यू के रिगार्डिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि जो स्पीच सेंटर है वो ब्रेन की किस लोब में सिचुएटेड है। तो वहां पे चार ऑप्शन थी, पेराइटल, फ्रंटल और टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इसका जो राइट आंसर था वो था फ्रंटल लोब। तो जो हमारी फ्रंटल लोब है, जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट है सारी फ्रंटल लोब में होती है। इसके साथ साथ बिहेवियरल, स्पीच एंड इंटेलेक्चुअल, ये जितना भी सारा जो सिस्टम चलता है ये सारा हमारे फ्रंटल लोब में होता है। अगर ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो उसमें होता है, एक तो है विजुअल परसेप्शन, दूसरा होता है कलर और तीसरा होता है मोशन। ये तीनों पे कंट्रोल करते हैं हमारा ऑक्सीपिटल लोब। तो नेक्स्ट है हमारी टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या है, जितनी भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं उस सब की प्रोसेसिंग जो है वो टेम्पोरल लोब में होती है। तो जो हमारी प्राइटल लोब है, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी प्रोसेस होती है हमारे प्राइटल लोब में। जैसे टच का हो गया, टेस्ट का हो गया या टेम्परेचर का हो गया, जितना भी सराउंडिंग पे जो भी इन्वायरमेंट है, तो वो सारा जो भी प्रोसेसिंग होती है वो हमारी प्राइटल लोब्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है। तो ये थोड़ा न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग था क्वेश्चन। तो इसमें था, अलग अलग ऑप्शन थी, 2, 5, 15 और 9 ऐसे करके। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 9। 1 ग्राम फैट में जो टोटल कैलोरीज होती है वो 9 होती है। अगर प्रोटीन की बात करी जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। अगर शुगर की बात करी जाए तो 1 ग्राम शुगर में भी 4 कैलोरीज आती है। तो अगर कार्ब्स की बात करी जाए तो 1 ग्राम कार्ब्स में भी 4 कैलोरीज आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंफॉर्मेशन जो भी पेशेंट के द्वारा हमें दी जाती है उसको मतलब क्या बोलते हैं। जैसे चार ऑप्शंस थी, इसमें पहला था साइन, दूसरा था डायग्नोसिस, तीसरा था सिम्टम एंड चौथा था ऑब्जर्वेशन। तो डायग्नोसिस इसमें होता नहीं है। डायग्नोसिस तो बात की बात है, जब हमें एक बीमारी को डॉक्टर जो फिजिशियन है वो कंफर्म कर लेता है, उसके बाद उसका डायग्नोज बनता है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर था वो था सिम्टम, क्योंकि पेशेंट जो सिम्टम बताता है कि मुझे ये हो रहा था, ये हो रहा था, तो इसको आप सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं जो हमें पेशेंट मतलब प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन थी ऑब्जर्वेशन की, वो भी यहाँ पे सही नहीं होगी, क्योंकि फिजिशियन जो भी क्या ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। डायग्नोसिस का मैंने आपको बता दिया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि आई एग्जामिनेशन के दौरान किस नर्व को टेस्ट करना होता है। इसमें भी चार ऑप्शंस दी हुई थी। ऑप्टिक नर्व लिखा हुआ था, ट्रॉक्लियर नर्व लिखा हुआ था, ऑल्फैक्टरी लिखा हुआ था और चौथा था ऑक्यूलोमोटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑक्यूलोमोटर ही है। ऑक्यूलोमोटर है जी किस चीज में हेल्प करती है, मतलब किस चीज का टेस्ट करते हैं वो, कि जैसे आपकी आंखों के आगे कोई भी एक चीज होगी जो कि ऐसे प्लेस कराई जाएगी, है ना। जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे हम उसको देखते हैं। तो आपकी जो आई बॉल है, जो मूवमेंट होती है ऐसे, मतलब बिना सर हिलाए आप आई बॉल को इधर उधर करते हो, इसमें हेल्प कौन करता है, हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व, जिसको हम ऑक्यूलोमोटर बोलते हैं। तो उसके बाद जो ट्रॉक्लियर नर्व थी, उसका क्या काम है कि जो आईज में सुपीरियर ऑब्लिक मसल होता है उसको सपोर्ट करती है। तो यही हेल्प करती है जब आप नीचे अपने नाक को देखते हो ना, है ना, नीचे। तो ये इसी की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर नर्व। तो नेक्स्ट जो ऑप्टिक नर्व थी, ऑप्टिक नर्व का काम आपको पता ही है कि ये एक मेन नर्व होती है जो आईज के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है। जैसे जितनी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है वो सारी आई से सीधा ब्रेन में पहुंचाती है, जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एंड ऑल फैक्ट्री का तो आप सब जानते हो, जिसको हम सेंस ऑफ स्मेल भी बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था कि सबसे लास्ट पे कौन सी सेंस लॉस्ट होती है जब कोई पेशेंट मर जाता है। तो जो लास्ट लॉस्ट ऑफ सेंस है वो होती है हियरिंग और टच। तो मरने के बाद जो सबसे पहली सेंस लॉस्ट होती है वो होती है हंगर, और सेकंड पे आती है थर्स्ट, नेक्स्ट फिर आती है स्पीच, फिर उसके बाद आती है विजन और फिर एंड पे आती है हियरिंग एंड
टच। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नी चेस्ट पोजीशन का सेकंड क्या नाम है, तो ऑप्शंस में एक तो सिम्स पोजीशन दी हुई थी, दूसरी थी जेन्यू डॉर्सल और एक दी हुई थी लिथोटमी पोजीशन। इसका जो राइट आंसर है वो है जेन्यू डॉर्सल। तो जो सिम्स पोजीशन है उसको हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं, जिसमें एक नी को फ्लेक्स करवा देते हैं सिम्स पोजीशन में, और इसमें कोई रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो तो उस टाइम पे ये यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन में क्या होता है, इसमें भी ये स्पाइन पोजीशन की जैसे ही होती है, लेकिन इसमें नी बेंड करा देते हैं या लेग को फ्लेक्स करवा देते हैं। तो ये भी मोस्टली यूज करते हैं कोई गायनी का प्रोसीजर करना हो, या कोई गायनी एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन या रेक्टल एग्जामिनेशन के टाइम पे, है ना। तो ये सारे प्रोसीजर जो है, या कोई भी यूरोलॉजी का कोई प्रोसीजर होता है तो उस टाइम पे लिथोटमी पोजीशन देते हैं। तो जो जेन्यू डॉर्सल पोजीशन है वही है जिसको हम नी चेस्ट पोजीशन बोलते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था कि एक नर्स ने, उसके पास 4 आउंस का जूस आता है, 4 आउंस, है ना। तो मतलब नर्स को अगर 4 आउंस का जूस आया तो पेशेंट को कितने ml जूस जाएगा, या फिर बोल लो कि अगर 4 आउंस का जूस आता है तो अगर नर्स ने ml में उसको कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो राइट आंसर आएगा। तो इसकी जो उन्होंने मतलब आंसर दे रखे थे, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 50 या 4 मल्टीप्लाई बाय 30, है ना। तो ऐसे करके दी हुई थी ऑप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे एक आउंस में अगर आप ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग देखते हो तो एक आउंस में 28.4 ml काउंट करते हैं। अगर वही आप यूके का देखते हो वो काउंट करते हैं 29.6। तो इस हिसाब से मतलब रफली आप लगा लो कि 28 to 30। तो लेकिन जहां पे मतलब जैसे ये क्वेश्चन आया था उसमें इन्होंने 30 ही मतलब काउंट करा हुआ था कि एक ऑन्स इज इक्वल टू 30 ml, है ना। तो उसका सीधा सीधा मतलब था कि जैसे नर्स के पास 4 ऑन्स का है तो उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 30 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 120 ml, है ना। तो ऐसे है। तो अगर आपको एक ऑन्स में पता है कि कितने ml होता है तो फिर आप कोई भी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लेटलेट इवेल्युएशन। इसकी जो ऑप्शन दी हुई थी टू चेक फॉर इन्फेक्शन, और एक थी टू चेक फॉर ब्लीडिंग, और एक थी टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक एंजाइम। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो आपको पता है ब्लीडिंग, क्योंकि जो प्लेटलेट है वही ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो फिर ज्यादा ब्लीडिंग होती है पेशेंट को। इसका जो मेन पर्पज है इसलिए है हम प्लेटलेट करवाते हैं, जैसे किसी पेशेंट को कोई प्रोसीजर करना है ना। जैसे कार्डियक में किसी पेशेंट को पेसमेकर डालना है, कोई भी सर्जरी करनी है जिसमें हमें बॉडी को कट करना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम इसको सबसे पहले चेक करवाते हैं, क्योंकि हमें एक पता लग जाता है कि अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अगर इन्फेक्शन की बात करी है उसके लिए आपको पता है जैसे टीआरसी हो गया, ईएसआर हो गया, और प्रोकैल्सिटोनिन जो हम कराते हैं, पीसीटीक्यू करवाते हैं, है ना, और ब्लड कल्चर करवाते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं। तो ये सारे इन्फेक्शंस को देखने के लिए टेस्ट करते हैं। और जो कार्डियक एंजाइम है उसके लिए आपको पता है एक सीपीके एमबी होता है, वो करते हैं सीपीके और सीपीके एमबी, और एक हम करते हैं एंटीप्रोबियंसी, एक करते हैं मायोग्लोबिन, एक होता है ट्रोपोनिन। तो ये सारे कार्डियक एंजाइम में आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन अडल्ट इज कॉल्ड। अडल्ट में जब थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशनों को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस इसकी बहुत ट्रिकी दी हुई थी। फर्स्ट था टेटेनी, और सेकंड था क्रेटिनिज्म, और थर्ड था माइक्सोडीमा, एंड द फोर्थ वाला था ग्रेव्स डिजीज। तो सारे मतलब इसी के रिलेटेड थे। जैसे ग्रेव्स डिजीज का मतलब इसका जो राइट आंसर है वो था मैक्सोडीमा। तो हम एक एक करके सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मैक्सोडीमा है तो इसमें क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, लेकिन ये होती है अडल्ट में, ठीक है। तब अगर अडल्ट में होगी तब हम इसको मैक्सोडीमा बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, मेटाबॉलिक जो रेट है वो स्लो हो जाता है, पफी फेस हो जाता है ना, और पेशेंट का जो वेट है वो गेन होने लग जाता है, पफी अपीयरेंस हो जाती है, और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो रहता है। और नेक्स्ट जो ग्रेव डिजीज है उसको हम हाइपर थायराइडिज्म भी बोलते हैं। मतलब थायराइड हार्मोन है उसकी ओवर प्रोडक्शन होती है,
उसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या है कि इसमें भी जो थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड की सिक्रीशंस है वो काफी कम हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन ये होता है यंगस्टर एज में, मतलब बच्चों में हो सकता है ये मोस्टली। तो उसी टाइम से फिर उनकी क्या होता है कि जो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है फिजिकली, मेंटली एंड सेक्सुअली, ये सारी ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे, मतलब जो छोटे ही रह जाते हैं बच्चे, बड़े नहीं होते, मतलब बड़े होते हैं लेकिन वो बच्चों की तरह छोटे छोटे रह जाते हैं, तो उनमें ये क्रेटिनिज्म की मोस्टली देखी जाती है। तो नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन था वो था टेटिनी। टेटिनी का आपको पता है इसमें क्या होता है कि पेशेंट को नमनेस फील होती है, जब पेशेंट के जो ये माउथ के मसल्स हैं उसमें उसको नमनेस फील होगी, जो बॉडी के मसल है उसमें, या लेग्स के मसल है उसमें उसको क्रैम्प्स फील होते हैं, है ना, और पैरास्थेसिया फील होगा उसको हैंड्स और दोनों फीट्स में। तो ये टेटिनी के मेन सिम्टम होते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है कि कैल्शियम बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है, जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। वैसे टेटिनी को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन एंड ओवरली स्टिमुलेटेड पेरिफेरल नर्व्स। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था बीटीसीटी था, ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम, और दूसरा था कि ब्लड क्रॉस मैचिंग या ब्लड टाइप्स, है ना, और एक था पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करोगे, और एक था कि पूरा सीबीसी यानी कि हीमोग्राम करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है कि हम सबसे जो पहला टेस्ट, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो टेस्ट करते हैं वो होता है ब्लड ग्रुपिंग का, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और क्रॉस मैच करते हैं, है ना। तो जो ब्लड मतलब डोनर से ब्लड लिया है उसके साथ क्रॉस मैच करके देखते हैं, उसके बाद ही फिर हम फर्दर आगे पेशेंट को देते हैं। तो इसका जो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लड क्रॉस मैचिंग। और पीटीआईएनआर का आपको पता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का आपको पता है, वो हम तब देखते हैं जब पेशेंट ब्लड थिनर में होता है, या पेशेंट को एसिड्रोम चल रही है, या मोस्टली जिनकी कार्डियक की सर्जरी हुई है, जैसे एमवीआर, एवीआर या बाईपास हुई है, तो उन सारे पेशेंट्स में हम ये पीटीआईएनआर चेक करवाते रहते हैं। और जो हीमोग्राम है वो तो आपको पता है एक रूटीन टेस्ट होता है जो नॉर्मली सब पेशेंट का करवाते हैं। पीटी सीटी भी हम इसमें नहीं कराते, ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम का। तो दोस्तों ये मेन क्वेश्चन थे जो कि वहां पे पूछे गए थे, और बाकी क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा गैप नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सारे दोस्त है जिन्होंने जाना होता है, फिर वो वेट करते रहते हैं कि कब नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो हर 3 से 4 दिन के बाद मैं वीडियो इसकी डालूंगा, और ये क्वेश्चन की सीरीज हम पूरी करेंगे जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल की है। तो अगर आप भी फोर्टिस में जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक, ये जरूर पढ़ के जाना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वापस आके कमेंट जरूर करना कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक तो सीडी बहुत बचती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।